तो फ्रेंड्स ड्रामा के स्टार्ट में हम सुशिया को देखते हैं जो एक बैगर के पास गई और उसे एक कार्ड दिखाते हुए पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। बदले में वो उसे 5 लाख देने को रेडी है। उस बैगर यानी हमारे मेन लीड हिंचो ने रिफ्यूज करते हुए कहा कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और वहाँ से जाने लगा। पर तभी उसकी नजर श्याओ के हाथ में पकड़े हुए कार्ड पर पड़ जाती है। श्याओ जो ये बोलकर वहाँ से जाने लगी कि ठीक है वो फिर किसी और को ढूंढ लेगी। हिंचो उसे रोक लेता है और कहने लगा कि ये सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए वो शादी करने के लिए रेडी है। श्याओ ने उसे वो कार्ड दिया और कहती है कि कल वो टाइम पर उस हॉल में आ जाए और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बहुत सारी कार्स यिंचो के पास आकर रुकती हैं। असिस्टेंट मिंग जल्दी से यिंचो के पास गया और अपोलोजाइज करता है कि वो लोग लेट हो गए। यिंचो ने कहा कि कोई बात नहीं क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर नहीं था और फिर उसने असिस्टेंट मिंग को कल का ट्रिप कैंसिल करने को कहा और बताया कि वो अपने ब्रदर की वेडिंग पर उसकी ब्राइड छीनने के लिए जाने वाला है। असिस्टेंट मिंग ने उससे पूछा कि क्या उसे सूट रेडी करना चाहिए, पर यिंचो कहता है कि अगर उसने फर्स्ट स्टेप पर ही अपने ब्रदर और अपनी स्टेप मदर को डरा दिया तो फिर इस प्ले में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर श्याओ यिंचो का वेट कर रही होती है, पर यिंचो अभी तक वहाँ नहीं आया तो वो सोचने लगी कि कहीं वो उसके पैसे लेकर भाग तो नहीं गया। वेडिंग स्टार्ट हो गई और यांग जैसे ही श्याओ को रिंग पहनाने लगा तो श्याओ अपना हाथ पीछे खींचने लगती है और वो श्याओ से कहता है कि उसकी मदर ने कहा है इससे पहले कि वो फैट और अगली हो जाए उसे यांग से शादी कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए वो दोबारा से रिंग पहनाने लगा और श्याओ उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर बैठे हुए सब गेस्ट के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन रिसीव हुए। यांग की मदर मिसेस गो ने भी अपना फोन चेक किया और वो शॉक रह जाती हैं। सब लोगों को कुछ फोटोज रिसीव हुई थी जिसमें यांग कुछ और लड़कियों के साथ था और फिर सारे गेस्ट यांग के बारे में गॉसिप करने लगे। यांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछने लगा कि ये सब किसने किया है। श्याओ जल्दी से कहती है कि उसे तो लगा था यांग सिर्फ उससे प्यार करता है, उसने बाकी रूमर्स पर अपने कान बंद कर लिए, पर उसे नहीं पता था कि यांग उसके साथ भी ऐसा करेगा। यांग जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये सब उसी ने किया है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। श्याओ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजे से उसकी सिचुएशन एंजॉय कर रही होती है। यांग गुस्से से कहता है कि अगर आज वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो भी देखना चाहता है कि उसके अलावा कौन उससे शादी करता है। तो फिर वहाँ पर यिंचो आ गया और कहता है कि वो शादी करने के लिए रेडी है। उसको देखकर मिसेस को जल्दी से बोली कि वो कौन सा बैगर है जो उनके फैमिली के वेडिंग में ट्रबल क्रिएट करने के लिए वहाँ पर आ गया है। वो गार्ड्स को वहाँ बुलाने लगी पर मिस्टर गू ने यिंचो को पहचान लिया। उन्होंने मिसेस गू को रोक दिया और यिंचो से पूछते हैं कि वो तो अब्रॉड में था, फिर वापस कब आया। यिंचो ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और जब यांग ने श्याओ से कहा कि वो उसे छोड़कर उस बैगर से शादी करना चाहती है, बाद में वो रिग्रेट करेगी, तो यिंचो कहता है कि भले ही वो एक बैगर है पर वो यांग का बड़ा भाई है, इसलिए उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यिंचो की बात सुनकर श्याओ भी कहती है कि अब यांग को उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना चाहिए। यांग फिर से कुछ कहने लगा पर मिसेस को कहती है कि वहाँ पर सब रिच और प्रोमिनेंट फिगर बैठे हुए हैं, यांग ये सब करके अपने आप को ही एम्बेरस नहीं कर सकता। मिसेस को की बात सुनकर यांग चुप हो जाता है और फिर यिंचो श्याओ को लेकर वहाँ से चला गया। बाहर जाकर श्याओ ने यिंचो को थैंक्स कहा और उसे पूछती है कि वो ली फैमिली का मेंबर है पर उसकी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई। यिंचो उसे झूठ बोल देता है कि उसके बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में कुछ इवल लोगों ने उसे धोखा दिया और उसके फादर के साथ उसका रिलेशन स्टार्ट से ही ठीक नहीं था, जिसके बाद वो एक बैगर बन गया। ये सुनकर श्याओ को उसके लिए बुरा लगा और कहती है कि उसे यकीन है कि फ्यूचर में उसके डेज अच्छे हो जाएंगे। वो कुछ पैसे देकर उसे वहाँ से जाने लगी पर यिंचो ने उसे रोक लिया और कहता है कि अगर गू फैमिली को पता लग गया कि ये सब सिर्फ ड्रामा था और श्याओ ने सच में यिंचो से शादी नहीं की तो क्या वो नहीं जानती कि गू फैमिली उसके साथ क्या करेगी। श्याओ ने भी इस बारे में अच्छे से सोचा और वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसने यिंचो को बताया कि इससे पहले उसे अच्छे से ड्रेसअप होना होगा और उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गई। अब श्याओ बाहर बैठी यिंचो का वेट कर रही होती है जो एक ड्रेस ट्राई करने के लिए क्या हुआ था। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसने यिंचो से पूछा कि उसे और कितना टाइम लगेगा, पर जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो चुपके से उधर जाकर देखने लगती है। उसने यिंचो को देखा और सोचने लगी कि उस बैगर का फिगर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यिंचो की नजर उस पर पड़ गई और कहता है कि क्या उसने अच्छे से देख लिया। आवाज सुनकर श्याओ डर जाती है और पीछे हटने लगी, पर पाँव मुड़ने की वजह से वो गिरने ही लगती है कि यिंचो ने उसे पकड़ लिया। श्याओ ने जल्दी से कहा कि ये सब उसकी गलती है। जब श्याओ ने उसे आवाज दी तो यिंचो ने रिप्लाई नहीं दिया था। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और श्याओ सोचने लगी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक बैगर से शादी कर लेगी, पर अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद वो बैगर भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये सब सोचने के बाद उसने यिंचो से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है। श्याओ उसे छोड़ देगी पर यिंचो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो टैक्सी ले लेगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट मिंग कार पर आ गया और वो यिंचो को आवाज देता है। श्याओ उस तरफ मुड़कर देखने लगी पर यिंचो ने जल्दी से उसका फेस पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और असिस्टेंट मिंग को वहाँ से जाने का इशारा करता है। असिस्टेंट मिंग के जाने के बाद वो श्याओ से पूछता है कि क्या सर्टिफिकेट लेने के बाद
बाद वो अब रिग्रेट कर रही है और अपनी बात से पीछे हटना चाहती है। पर श्याओ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, भले ही वो कू फैमिली से है पर वो यांग से बहुत अलग है और श्याओ को यकीन है कि फ्यूचर में वो और भी अच्छा हो जाएगा। तभी श्याओ को उसके फादर की कॉल आई तो वो यिंचो को बताती है कि उसे कुछ काम है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में असिस्टेंट मिंग यिंचो के पास आया और इस सब के बारे में पूछता है। यिंचो कहता है कि ये सब करके वो यांग को गुस्सा दिला सकता है तो ये मौका वो हाथ से कैसे जाने देता। इसमें श्याओ की भी हेल्प हो गई तो उन दोनों ने बस अपने अपने बेनिफिट के लिए ये शादी की है। फिर उसने असिस्टेंट मिंग से उस फायर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा और साथ ही एक रिंग निकाल कर देखते हुए उस लड़की के बारे में पता करने को कहा जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि वो उसे खुद थैंक्स बोलना चाहता था। साथ ही वो असिस्टेंट मिंग को एक छोटा सा घर रेंट पर लेने को कहता है। दूसरी तरफ श्याओ जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसको देखते ही मिस्टर सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने श्याओ को थप्पड़ मार दिया और कहते हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शादी से भागने की। क्या उसे पता भी है कि कू फैमिली में शादी ना करके उसने क्या खोया है। यांग इतना अच्छा और रिच लड़का है। श्याओ कहती है कि अगर ये मैरिज प्रपोजल इतना ही अच्छा है तो वो सू वन की शादी वहाँ क्यों नहीं कर देते। ये सुनकर मिस्टर सू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो श्याओ को बताते हैं कि उन्होंने एक और पर्सन से बात कर ली है। श्याओ को अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर उस पर्सन से शादी करनी होगी। वो एक फार्मर है और अच्छे पैसे कमा लेता है। उससे श्याओ के डिवोर्स्ड वुमेन होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं और उसने उन लोगों को 5 लाख दिए हैं। इससे पहले कि श्याओ कुछ बोल पाती पीछे से एक मैन आकर उसे हक कर लेता है। श्याओ ने देखा कि वो एक ओल्ड मैन है तो वो मिस्टर सू से गुस्से से कहती है कि वो उसकी शादी ओल्ड मैन से करना चाहते हैं। उसने रिफ्यूज कर दिया और गुस्से से वहाँ से जाने लगी और वो मैन उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो श्याओ को अपने साथ ले गया। श्याओ को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक ट्रक में है और वहाँ पर बहुत सारे पिग्स भी हैं। वो रोड की तरफ देखते हुए सोचती है कि उस मैन के साथ जाने से अच्छा है वो वहाँ से जंप करके मर जाए और फिर वो उस ट्रक से जंप करने की कोशिश करने लगी। असिस्टेंट मिंग जो कार पर उसी तरफ आ रहा होता है उसने जब सामने एक लड़की को जंप करते हुए देखा तो वो यिंचो को बताने लगा कि एक लड़की ट्रक से जंप करने की कोशिश कर रही है। पर जैसे ही उसने देखा कि वो श्याओ है तो वो जल्दी से कार रोककर यिंचो को इस बारे में बताता है। श्याओ ने जंप कर लिया और उस फार्मर को इस बारे में पता लग जाता है। वो जल्दी से ट्रक रोककर श्याओ के पास आया और उस पर गुस्सा करने लगा। वो डंडा उठाकर फिर से उसे मारने लगा पर तब भी वहाँ यिंचो आ जाता है। उसको देखकर उस फार्मर ने डंडा फेंक दिया। वो यिंचो जल्दी से श्याओ के पास गया और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो फार्मर कहने लगा कि इसका मतलब श्याओ एक मिस्ट्रेस है और फिर वो यिंचो को बताता है कि उसने श्याओ के लिए 5 लाख दिए हैं। अगर वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो उसे 5 लाख वापस करने होंगे। ये सुनकर श्याओ ने यिंचो से कहा कि वो उसकी फिक्र ना करे और वहाँ से चला जाए। श्याओ की अपनी लाइफ इतनी हार्ड है वो पैसे कहाँ से लाएगा। यिंचो ने श्याओ की तरफ देखते हुए सोचा कि इसीलिए वो अपनी शादी से भागना चाहती थी क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है। उसने असिस्टेंट मिंग से पैसे लाने को कहा और असिस्टेंट मिंग पैसे लाकर उस फार्मर के ऊपर फेंक देता है जबकि यिंचो श्याओ को उठाकर वहाँ से ले गया और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। श्याओ ने जैसे ही कार देखी तो वो कहती है कि ये तो रोल्स रॉयस है। भले ही वो पुअर है पर इसका मतलब ये नहीं कि कार रेंट पर लेने के लिए वो लोन शार्क से पैसे ले ले। यिंचो ने उसे बताया कि उसने लोन शार्क से पैसे नहीं लिए। उसने अभी एक जॉब स्टार्ट की है और ये कार उसके बॉस की है। इसके बाद वो श्याओ को एक घर ले जाता है। श्याओ ने आसपास चेक करने के बाद यिंचो से पूछा कि वो हाउस रेंट करने के पैसे उसके पास कहाँ से आए। यिंचो कहता है कि उसने शादी कर ली है तो जाहिर है रहने के लिए एक घर भी चाहिए और उसने अपने बॉस से इस मंथ की सैलरी एडवांस में मांग ली थी। उसे पता है कि ये घर छोटा है पर फ्यूचर में वो बड़ा घर ले लेंगे पर उसकी बात अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाई जब श्याओ ने उसे हग करते हुए उसे न्यू घर दिलाने के लिए थैंक्स कहा। रात में श्याओ अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए यिंचो के लिए नूडल्स बनाती है और कहती है कि अभी उनके पास ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे तो वो बस नूडल ही बना पाई। यिंचो ट्राई करने लगा तो श्याओ उसे जल्दी से कहती है कि लॉन्गेविटी नूडल्स को वो बाइट नहीं कर सकता। यिंचो ने कंफ्यूज होकर श्याओ की तरफ देखा तो श्याओ बताती है कि उसने यिंचो का आईडी कार्ड चेक कर लिया था और उसे पता चला कि आज उसकी बर्थडे है। यिंचो कहता है कि उसने बहुत सालों से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की पर श्याओ जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई और एक केक लेकर आ जाती है। उसने यिंचो से कहा कि आज के बाद उसके हर बर्थडे पर श्याओ उसके साथ उसके बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। यिंचो ने दिल में सोचा कि श्याओ के साथ रहना अच्छा लग रहा है और फिर वो कैंडल ब्लो कर देता है। इसके बाद श्याओ ने अपना कार्ड निकाला और यिंचो को देते हुए कहती है कि आज के बाद घर का रेंट और सारे एक्सपेंसेस वही पे करेगी क्योंकि वो यिंचो को सपोर्ट करने वाली है। यिंचो ने ये सुनकर दिल में सोचा कि वो तिंगशेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और एक लड़की उसे सपोर्ट करने वाली है। फिर उसने श्याओ से पूछा कि वो कैसे उसे सपोर्ट करेगी। तभी एक न्यूज टीवी पर चलने लगती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि मिंगचो होटल में ईटिंग कंपटीशन होने वाला है जिसका प्राइस 50,000 युआन है। ये सुनकर श्याओ कहती है कि खाना खाना उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो ये कंपटीशन जीत कर प्राइज विन कर लेगी और फिर वो इससे बड़ा घर ले लेंगे। ये बोलने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चली गई और यिंचो असिस्टेंट मिंग को कॉल करके कहता है कि वो मिंगचो होटल में और भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे पर वो उनको
बता दे कि इस कंपटीशन का प्राइस 1 मिलियन होना चाहिए। नेक्स्ट डे शाओ कंपटीशन के लिए गई और जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करती है तो उसको देखते ही सुपरवाइजर शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक पर्सन उसे धक्का देकर गिरा देता है और सुपरवाइजर शन कहती है कि वो इतनी वीक है, इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगी। शाओ को गुस्सा आया कि वो किसी भी पर्सन को उसके अपीयरेंस से कैसे जज कर सकते हैं। तभी एक एम्प्लॉय जिनियन भागते हुए वहाँ पर आई और सुपरवाइजर शन को बताती है कि कुछ लोग वहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। वो गो फैमिली का यंग मास्टर है और उनको चैलेंज करने की बात कर रहा है। ये सुनकर सुपरवाइजर शन जल्दी से अंदर चेक करने के लिए चली गई और बाकी सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। शाओ ने भी जब अंदर जाकर देखा तो यंग बहुत सारे ईटिंग मास्टर्स के साथ वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा होता है। उसने चैलेंज किया कि कोई भी उनको नहीं हरा पाएगा। जिनियन सुपरवाइजर शन को उनकी क्वालिटीज के बारे में बताने लगी और कहती है कि अगर उनसे कंपटीशन हुआ तो वो सच में नहीं जीत पाएंगे। इस पर सुपरवाइजर शन कहती है कि वो ये बात नहीं मानती। उसने अनाउंस किया कि आज जो भी उनसे ये कंपटीशन जीत जाएगा वो उसको 100 मिलियन प्राइज देंगे। और ये सुनकर बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं। बैंक के साथ कंपटीशन स्टार्ट हुआ। वो सब तेजी से खाने लगे और शाओ उनको देखकर कहती है कि वो बगैर किसी ईटिंग स्किल से खा रहे हैं। कुछ ही देर में वो सब हार मान लेते हैं और बैंक जीत जाता है। ये देखकर यंग खुश हो गया और फिर सुपरवाइजर शन से कहता है कि वो अपने प्रेसिडेंट को वहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते ताकि वो आकर उनको प्राइज दे। ये सुनकर सुपरवाइजर शन भी सोचने लगी कि अब वो लोग क्या करें। वो सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उनमें से कोई भी बैंक को नहीं हरा पाया। तभी शाओ उठकर कहती है कि वो कंपटीशन के लिए रेडी है। ये सुनकर सब लोग शाओ से कहने लगे कि वो एक लड़की है, उसे इस ट्रबल में नहीं पड़ना चाहिए। बैंक शाओ को देखकर कहता है कि वो उसे कम्पीट करना चाहती है पर उसको लगता है कि वो बहुत ही पुअर है जो कुछ वेजिटेबल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उनके कंपटीशन में सिर्फ बंस हैं। शाओ ने उसको चैलेंज किया कि वो बहुत सारी डिशेस रेडी करेगी पर फिर भी उसे हरा देगी। यांग ने शाओ से कहा कि उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस जैसे वीक लड़की नहीं जीत पाएगी। पर शाओ के इंसिस्ट करने पर सुपरवाइजर शन ओके बोल देती है और बहुत सारी डिशेस रेडी की गयी। पर शाओ को कंपटीशन बैंक के साथ नहीं बल्कि ली मे के साथ हुआ जो एक और टॉप ईटिंग मास्टर था। डिशेस सर्व होने के बाद वो दोनों कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ली मे ने कुछ ही टाइम बाद वो सारा खाना खा लिया और शाओ से कहता है कि क्या उनके पास सिर्फ वो साइड डिशेस ही हैं? ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए थी। उसकी भूख अभी भी पूरी नहीं हुई। शाओ ने उसे वेट करने को कहा क्योंकि उनकी मेन डिश अभी आने वाली थी। थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पाइसी एक डिश लाकर रख दी जाती है जिसे देखकर ली में थोड़ा सा डर गया। शाओ ने उसे स्टार्ट करने को कहा तो वो कहता है कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और शाओ भी उसके साथ ही कंपटीशन स्टार्ट कर देती है। पर बहुत ज्यादा स्पाइस होने की वजह से ली में ने कुछ ही देर में हार मान ली और शाओ ने वो बॉल उठाकर सारा खत्म कर दिया। और ये देखकर ली में रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। जिनियन ने जब देखा कि शाओ जीत गई है तो वो सुपरवाइजर शन से कहती है कि कल ही रूल्स चेंज हुए और न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपटीशन जीतेगा वो उनके होटल का स्पोक्स पर्सन बन जाएगा। सुपरवाइजर शन कहती है कि शाओ तो बस लकी थी, वो उसे कभी भी स्पोक्स पर्सन बनने नहीं देंगे। शाओ ने यांग से आकर कहा कि अपनी बैट कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। उसे शाओ के सामने नील डाउन करके अपने आप को 50 स्लैप्स मारने होंगे। यांग को उस पर गुस्सा आया कि वो कू फैमिली के यंग मास्टर से ऐसी बात कर भी कैसे सकती है और वो शाओ से कहता है कि आज वो बस लकी थी इसलिए जीत गई, तो वो उससे बहस नहीं करेगा और फिर वो अपने मेंबर्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शाओ ने अपना प्राइज मांगा और सुपरवाइजर शन कहती है कि उसे किसने कहा कि अगर वो जीत जाएगी तो उसे प्राइज मिल जाएगा। अब हम हिंचो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा वो कंपटीशन देख रहा होता है। उसने जब देखा कि शाओ जीत गई तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तभी असिस्टेंट मिंग ने आकर उसे बताया कि शाओ कंपटीशन जीत गई पर वहाँ के सुपरवाइजर उसे प्राइज नहीं दे रही। ये सुनकर वो खुद सब कुछ चेक करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ शाओ ये बात सुनकर शॉक हो गई और एक्सप्लेन करने लगी कि उसने खुद ही कहा था। पर सुपरवाइजर शन कहती है कि उसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो आज के कंटेस्टेंट ही नहीं है और वो इतनी वीक है, कंपटीशन कैसे जीत सकती है? क्या पता उसने कोई ट्रिक्स यूज किए हों। ये सुनकर बाकी सभी शाओ को ब्लेम करने लगे और कहते हैं कि वो भी सोच रहे थे कि वो शाओ से कैसे हार सकते हैं, इसका मतलब कि उसने कोई ट्रिक्स यूज किए हैं। ये सब देखकर शाओ बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और सबके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तक प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ गया। प्रेसिडेंट शाओ ने आकर जब इस बारे में पूछा तो सुपरवाइजर शन उसे भी यही बताती है कि शाओ ने कंपटीशन जीतने के लिए कोई ट्रिक्स यूज किए हैं और उसके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं। ये सुनकर सुपरवाइजर शन ने भी शाओ को ही ब्लेम किया और सब लोग शाओ को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर इंचो आ गया जो सबको रोक देता है और जल्दी से शाओ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसको देखकर मिस्टर शाओ डर जाता है और जब उसने इंचो को चेयरमैन गु बुलाया तो शाओ शॉक हो गई। पर इंचो कहता है कि ये उसके बॉस का नेम है और साथ ही वो असिस्टेंट मिंग को बॉस कहता है। तो शाओ ने उससे पूछा कि क्या वो तिंगशे ग्रुप में काम करता है। इंचो ने जब एक्सप्लेनेशन मांगी तो सुपरवाइजर शन जल्दी से कहती है कि उस लड़की के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है और वो कंपटीशन जीतने के बाद प्राइज मांग रही है, तो वो उससे प्राइज कैसे दे सकते हैं। शाओ ने गुस्से से कहा कि उसने खुद ही उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ दिया था। ये
बात सुनकर यिंचो ने मिस्टर साओ से कहा कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करता है, क्या उसके एम्प्लॉयज जो चाहे कर सकते हैं। मिस्टर साओ और भी ज्यादा डर गया और वो जल्दी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो अभी उस कंटेस्टेंट के अकाउंट में पैसे सेंड कर देंगे। शाओ यिंचो से कहती है कि मिस्टर साओ बार बार उसी की तरफ देखकर प्रेसिडेंट को क्यों बोल रहे हैं। तो यिंचो जल्दी से कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और फिर मिस्टर साओ से बोला कि भले ही वो प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बन चुका है, पर प्रेसिडेंट को भी आज वहाँ प्रेजेंट है, तो यिंचो सारे फैसले खुद तो नहीं ले सकता। मिस्टर साओ उसकी बात सुनकर जल्दी से असिस्टेंट मिंग की तरफ देखने लगा। असिस्टेंट मिंग ने कहा कि वो नेक्स्ट प्लान डिस्कस करने के लिए उसके साथ आ जाए और मिस्टर साओ उसके साथ वहाँ से चला गया। यिंचो भी चेक करने के लिए उनके पीछे चला जाता है। ऑफिस में जाकर जब मिस्टर साओ ने अपना प्लान दिखाया तो यिंचो गुस्से से कहता है कि क्या उनके पास सिर्फ यही प्लान है, इस प्लान के साथ वो दिंगशन ग्रुप के साथ कैसे कॉपरेट करेगा। मिस्टर साओ जल्दी से कहता है कि आज उन्होंने वो कंपटीशन जीत लिया है, जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो उनका होटल और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और कस्टमर बढ़ जाएंगे। ये सुनकर यिंचो कहता है कि अभी तो वो उस कंटेस्टेंट को निकालना चाहता था, तो मिस्टर साओ जल्दी से कहता है कि वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अभी किसी से बोलकर उस कंटेस्टेंट को वापस बुला लेगा और उसे वहाँ का स्पोक्स पर्सन बना देगा। लेकिन जैसे ही उसने यिंचो की तरफ देखा तो जल्दी से कहता है कि नहीं, मिस्टर साओ को खुद जाकर अपोलोजाइज करना चाहिए और वो उसे जॉब पर भी रख लेगा। ये बोलकर मिस्टर साओ वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शाओ अपना फटा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठा रही होती है, तभी उसके पास सुपरवाइजर शन आ गई, जो कहती है कि वो बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रही है। शाओ जल्दी से कहती है कि उसके बारे में तो वो भूल ही गई, सुपरवाइजर शन ने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ा था, इसलिए अब उसे अपोलोजाइज करना होगा। पर सुपरवाइजर शन कहती है कि वो खुद को समझती क्या है। फिर तभी मिस्टर साओ वहाँ पर आ गया, जिसने आते ही सुपरवाइजर शन को थप्पड़ मार दिया और उसे शाओ से अपोलोजाइज करने को कहने लगा और धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो उसे जॉब पर आने की भी जरूरत नहीं। सुपरवाइजर शन आहिस्ता से सॉरी बोलती है, पर मिस्टर साओ ने फिर से थप्पड़ मार दिया और कहता है कि वो नील डाउन करके ऊंची आवाज में अपोलोजाइज करे। सुपरवाइजर शन को ऐसा ही करना पड़ा, पर उसके बाद मिस्टर साओ ने उसे जॉब से निकाल दिया और कहा कि उस जैसे एम्प्लॉयज उन्हें नहीं चाहिए। सुपरवाइजर शन को शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बदला लेने का सोचकर वहाँ से चली गई, जिसके बाद मिस्टर साओ ने भी जल्दी से शाओ से नील डाउन करके अपोलोजाइज किया और उसे बताने लगा कि वो उसे अपने होटल का स्पोक्स पर्सन बनाना चाहते हैं और शाओ कल से ही ज्वाइन कर सकती है। शाओ ने उसे कंफर्म किया और मिस्टर साओ के हाँ बोलने पर वो ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे से शाओ ने जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो वर्क पर होती है और फाइल लेकर वो मैनेजर लिन के पास गई। उसने मैनेजर लिन को एक फाइल देते हुए बताया कि वो उनके होटल का प्लान है और दूसरी फाइल दिखाते हुए कहती है कि ये प्लान उसने खुद रेडी किया है, पर मैनेजर लिन ने उसका बनाया हुआ प्लान नीचे फेंक दिया और कहती है कि वो अभी न्यू है, उसका प्लान वो कैसे यूज कर सकते हैं, क्या उसे लगता है कि उसका प्लान होटल के बनाए हुए प्लान से ज्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर वो मिस्टर साओ को प्लान चेक करवाने के लिए चली गई। मिस्टर साओ के सामने बाकी सारे एम्प्लॉयज भी थे, जिनमें शाओ भी होती है। मिस्टर साओ ने जैसा ही प्लान देखा तो वो मैनेजर लिन पर गुस्सा करने लगे कि इतने टाइम बाद भी वो इतना बुरा प्लान बनाकर लाई है। मिस्टर साओ की नजर शाओ पर पड़ी तो वो दिल में सोचते हैं कि यिंचो शाओ को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा था, क्या शाओ सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सोचते हुए उसने शाओ से पूछा कि उसका क्या कहना है, तो शाओ ने अपना प्लान देते हुए बताया कि उसने भी एक प्लान रेडी किया है। मिस्टर साओ ने वो प्लान देखा और मैनेजर लिन पर गुस्सा करने लगे कि उसने बिल्कुल भी अच्छा प्लान नहीं बनाया था, जबकि शाओ का प्लान बहुत ही अच्छा है। अगर मैनेजर लिन अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती तो वो ये जॉब छोड़ दे। और इस बात पर मैनेजर लिन को शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम यिंचो को देखते हैं, जो मीटिंग रूम में होता है और वो सब पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी शाओ पर पड़ी, जो उसी का वेट कर रही होती है। उसे देखकर यिंचो स्माइल करने लगा और सब लोग उसको स्माइल करता हुआ देखकर शॉक रह जाते हैं। वो सब सोचने लगे कि आज उनका गोल्ड सीईओ स्माइल कैसे कर रहा है। तभी यिंचो को शाओ की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए, तो वो मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है और सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए कि ओवर टाइम वर्क करने वाला सीईओ आज पहले ही वहाँ से कैसे जा सकता है। और फिर वो विंडो के बाहर देखने लगते हैं, जहाँ पर शाओ खड़ी थी। थोड़ी देर में यिंचो उसके पास आ गया। वो जल्दी से विंडो से बाहर देखने लगे, जहाँ पर यिंचो शाओ से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। शाओ ने यिंचो को देखा और उसे पूछती है कि क्या उसका काम खत्म हो गया। यिंचो ने लेट होने पर अपोलोजाइज किया और कहता है कि वो अभी न्यू है, इसलिए उसे बहुत कुछ सीखना है। शाओ कहती है कि उसे सब समझ आता है, वैसे भी वो एक बड़ी कंपनी है और वहाँ पर हार्ड वर्क करना होगा। फिर उसने यिंचो से कहा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। उसने यिंचो को एक हेलमेट दिया और अपने साथ बाइक पर बैठने कहती है। यिंचो हेजिटेट फील कर रहा होता है, पर शाओ ने यकीन दिलाया कि वो बहुत अच्छी ड्राइवर है, तो यिंचो उसके साथ बैठ गया और शाओ ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है, जबकि बाकी सब तो ये देखकर शॉक ही रह गए। शाओ ने एक सिग्नल पर बाइक रोकी तो यिंचो से कहता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइवर है। शाओ के पेट से आवाज आने लगी तो यिंचो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है और वो शाओ से कहने लगा कि अगर उसे भूख लगी थी तो वो अकेले ही जाकर खाना खा लेती। पर शाओ कहती है कि वो ओवर टाइम वर्क कर रहा था और शाओ उसके साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए वेट करती रही। यिंचो को ये सुनकर अच्छा लगा और वो
वो सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्यों ना वहाँ चल के वो लोग खाना खा लें। xiao कहती है कि वो रेस्टोरेंट बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाएंगे और फिर खाना खा लेंगे। पर यिंचो ने झूठ बोल दिया कि उस रेस्टोरेंट के कुछ वाउचर्स अभी भी यिंचो के पास हैं, जो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे। ये सुनकर xiao कहती है कि फिर वो वाउचर्स वेस्ट नहीं कर सकते और होटल की तरफ जाने लगी। पर तभी पीछे से एक कार आई जो उनकी बाइक से टकरा जाती है। वो दोनों जल्दी से उतर गए और यिंचो xiao को चेक करने लगा कि कहीं उसे चोट न लग गई हो। कार में से मैनेजर लिन बाहर आती है और आते ही xiao पर गुस्सा करने लगी। वो कहती है कि उन्होंने उसके कार का नुकसान किया है, इसलिए उन्हें 5 लाख देने होंगे। xiao को गुस्सा आ गया क्योंकि मैनेजर लिन ने खुद ही उनकी बाइक को हिलाया था और अब उनसे ही पैसे लेने की कोशिश कर रही होती है। मैनेजर लिन उनके पुअर होने पर उनके इंसल्ट करने लगी तो यिंचो उसे वार्न करता है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे वो ऑफेंड कर सके, बाद में वो रिग्रेट करेगी। पर मैनेजर लिन उसकी भी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि उसने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हैं और बिल्कुल दिनशक के प्रेसिडेंट जैसी वॉच पहनी हुई है, पर फिर भी फेक कभी भी रियल नहीं हो सकता। xiao को गुस्सा आ जाता है और वो यिंचो से कहती है कि उसे इग्नोर करना चाहिए, वैसे भी वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। पर यिंचो ने उसे यकीन दिलाया कि वो पैसे अरेंज कर लेगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और अपने फोन से असिस्टेंट मिंग को मैसेज कर देता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर लिन को पैसे रिसीव हुए और ये देखकर वो शॉक हो गई कि वो दिनशक ग्रुप की तरफ से रिसीव हुए हैं। वो जल्दी से यिंचो से पूछने लगी कि उसका दिनशक ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है। तो यिंचो कहता है कि उसने कहा था वो उसको रिग्रेट करने पर मजबूर कर देगा। उसने xiao के सामने भी बहाना बना दिया और कहता है कि उसे भूख लगी है ना, तो उन्हें चलकर खाना खाना चाहिए। फिर वो मैनेजर लिन से बोला कि उसे पैसे मिल गए हैं तो वो वहाँ से चली जाए। मैनेजर लिन भी कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, उस जैसे पुअर पर्सन का दिनशक ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तभी यिंचो ने दूर कार में बैठे असिस्टेंट मिंग को इशारा किया तो वो कार लाकर मैनेजर लिन की कार को हिट कर देता है। वो कार से बाहर आया और मैनेजर लिन पर गुस्सा करने लगा कि मैनेजर लिन की वजह से उसकी कार का नुकसान हुआ है और इसलिए मैनेजर लिन को 11 लाख देने होंगे। असिस्टेंट मिंग ने मास्क पहन रखा था, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचान पाया। मैनेजर लिन ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो कार बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो गुस्सा करने की कोशिश करती है कि उस पर्सन ने खुद ही एक्सीडेंट किया है और ये सब देखकर xiao को बहुत अच्छा लगा। वो मैनेजर लिन से कहती है कि जो उसने किया जब उसके अपने साथ हो रहा है तो उसे कैसा लग रहा है। यिंचो ने xiao से कहा कि वो उसे इग्नोर करे और उसे खाना खाने के लिए ले गया। वो xiao से कहता है कि इस बार बाइक वो ड्राइव करेगा। उनके जाने के बाद मैनेजर लिन को बहुत गुस्सा आया। उसने भागने की कोशिश की पर असिस्टेंट मिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो पैसे कैसे देने वाली है, जिस पर उसने अपने बैग से पैसे निकालकर असिस्टेंट मिंग को दे दिए। और उसके जाने के बाद वो गुस्से से खड़ी इसी बारे में सोच रही होती है, तभी उसे सुपरवाइजर शन की कॉल आई जो कहती है कि गु फैमिली के यंग मास्टर यांग के साथ लास्ट टाइम उनकी लड़ाई हो गई थी। भले ही उसने वहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट किया पर फिर भी वो गु फैमिली का यंग मास्टर है, तो मैनेजर लिन को उसके साथ डील कर लेनी चाहिए। और ये सुनकर मैनेजर लिन इस बारे में सोचने लगी। अगले सीन में मैनेजर लिन यांग के साथ होती है जो क्लब के एक रूम में और भी लड़कियों के साथ था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो मैनेजर लिन ने उसे रोका और कहती है कि आज उसने बहुत ही अच्छी लड़की यांग के लिए अरेंज की है। यांग ने उस लड़की को वहाँ लाने का कहा तो मैनेजर लिन वहाँ से उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद xiao को अपने साथ लेकर आ जाती है। xiao ने जब वहाँ यांग को देखा तो वो मैनेजर लिन से कहती है कि वो तो वहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए थे। मैनेजर लिन कहती है कि यांग गु फैमिली का यंग मास्टर है, गु फैमिली के साथ उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। xiao आज लेट हो गई है इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे 3 कप्स वाइन के पीने चाहिए। इससे पहले कि xiao कुछ कहती, यांग जल्दी से खड़े होते हुए कहता है कि क्या उसका पुअर ब्रदर अब xiao को सपोर्ट भी नहीं कर सकता जो वो खुद को सेल करने के लिए आ गई है। वो xiao को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगा जबकि xiao रिफ्यूज कर रही होती है तो वो उसे फोर्स करने लगा। मैनेजर लिन ने जब ये देखा तो वो कहती है कि वो अब उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो वहाँ से चली गई और बाकी सभी बाहर चले जाते हैं जबकि xiao खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ यिंचो भी एक डील के लिए वहाँ पर आया हुआ था। वो असिस्टेंट मिंग पर गुस्सा कर रहा होता है कि अब वो एक मैरिड मैन है और दोबारा किसी भी प्रोजेक्ट की डीलिंग के लिए ऐसी प्लेस पर नहीं आएगा। तभी उसकी नजर मैनेजर लिन पर पड़ी जो एक रूम से बाहर आती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत है और चेक करने के लिए उस रूम की तरफ चला गया। गार्ड्स ने उसको रोकने की कोशिश की पर वो गुस्से से उन्हें पीछे हटा देता है और जल्दी से रूम के अंदर एंटर हो गया। सामने का सीन देखते ही वो जल्दी से यांग को धक्का देकर पीछे हटा देता है और फिर उससे फाइट करने लगा। यांग गुस्से से कहता है कि वो उसे हाजंग से बाहर निकाल देगा पर यिंचाओ ने कहा कि उसका तो पता नहीं पर आज यांग जरूर रिग्रेट करने वाला है। और ये बोलकर वो बुरी तरह से यांग को मारने लगा। यांग ने उसको वार्न करने की कोशिश की तो वो उसका बाजू पकड़कर मोड़ देता है। उसने यांग से कहा एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। जब उसकी मदर उसे डिसिप्लिन नहीं कर पाई तो आज उसका बड़ा भाई बनकर वो उसे डिसिप्लिन करेगा। ये बोलकर वो यांग को मारते हुए उसे पूछता है कि उसने किस हाथ से xiao को टच किया। वो कुछ नहीं कहता तो यिंचाओ कहता है कि इसका मतलब उसे अपने दोनों हाथ नहीं चाहिए। इस पर वो जल्दी से बता देता है कि उसने अपने लेफ्ट हैंड से टच किया था और ये सुनकर यिंचाओ उसका लेफ्ट हैंड तोड़ देता है। फिर उसने यांग को वार्न किया और xiao को उठाकर वहाँ से ले
जाता है। नेक्स्ट डे जब शाओ उठी तो वो देखती है कि वो यिंचो के साथ एक ही बेड पर सो रही है। वो उठकर वहाँ से जाने लगी पर यिंचो उसे रोक लेता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम उसे इस तरह के प्लेस पर जाने की कोई जरूरत नहीं। शाओ बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है तो यिंचो ने उसे कहा कि क्यों ना वो अपनी इस फेक मैरिज को रियल में कन्वर्ट कर दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगा पर शाओ उसे रोक देती है और जल्दी से क्लॉक देखकर बोली कि आज अलार्म क्यों नहीं बजा। उसने जैसा ही टाइम देखा तो वो कहती है कि वो लेट हो रही है और भागकर रेडी होने के लिए चली गई। यिंचो ने पीछे से बताया कि आज उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट रेडी करके वो शाओ को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है और उसे बताने लगा कि उसने खुद ही अलार्म बंद कर दिया था क्योंकि उसने ऑफिस में बात करके आज शाओ के लिए लीव ले ली है। वो शाओ को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से जाने लगा तो शाओ उसे पूछती है कि क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा और वो बताता है कि उसे एक जरूरी काम है। उसे मैनेजर लिन के बारे में याद आया और वो दिल में सोचता है कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैनेजर लिन पूछ रही होती है कि शाओ अभी तक काम पर क्यों नहीं आई और फिर वो उस पर इल्जाम लगाने लगी कि कल रात जरूर वो किसी मैन के साथ होगी, उसकी प्राइवेट लाइफ अच्छी नहीं है। म्याओ म्याओ उसकी बात सुनकर उसके पास आकर कहती है कि वो किसी पर भी ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती और मैनेजर लिन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और वो शाओ की इंसल्ट करती रहती है। तभी एक और एम्प्लॉय वहाँ पर आई जिसने बताया कि दिंगशा ग्रुप ने उनके होटल को एक्वायर कर लिया है। सब मैनेजर के 1 वीक जॉब एक्सपीरियंस को देखकर उनको उनकी न्यू जॉब असाइन की जाएगी। ये सुनने के बाद मैनेजर लिन अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस जाती है। वहाँ पर उसे शाओ का एक फॉर्म नजर आया और वो उस पर कुछ राइट करने लगी पर तब तक वहाँ पर यिंचो आ जाता है। यिंचो को देखकर वो हैरान हुई और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। पर यिंचो जाकर प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठ गया तो वो और भी ज्यादा शॉक हो गई और गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनके प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठने की। तब तक मिस्टर साव वहाँ पर आ गए जो आते ही उसे थप्पड़ मार देते हैं और गुस्से से कहते हैं कि वो बिल्कुल पागल है जो प्रेसिडेंट को भी नहीं पहचान पाई। ये सुनकर मैनेजर लिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उनका प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनके प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। इस पर मिस्टर साव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फिर से थप्पड़ मारने के बाद यिंचो से कहते हैं कि इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं, वो जैसे चाहे इस लड़की से डील कर सकते हैं, बस अपना गुस्सा उन लोगों पर ना निकालें। मैनेजर लिन ये सुनकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यिंचो सच में प्रेसिडेंट है तो शाओ उसकी वाइफ कैसे है, वो इतनी लकी कैसे हो सकती है। यिंचो ने अनाउंस किया कि उसे सारी इंडस्ट्री से बैन किया जा रहा है और आज के बाद वो हाईचंग में कदम भी नहीं रख पाएगी। गार्ड्स मैनेजर लिन को पकड़कर वहाँ से ले गए और उसको देखकर एम्प्लॉयज आपस में गॉसिप करने लगे कि उसने किसको ऑफेंड किया है जो उसे इस तरह से निकाल दिया गया। साथ खड़ी एक लड़की कहती है कि उसने सुना है वो कल मिस्टर गू के साथ एक डीलिंग करने के लिए गई थी और मिस्टर गू तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, उसने जरूर मिस्टर गू को ऑफेंड कर दिया होगा। अगले सीन में शाओ किचन में काम कर रही होती है तभी चिनियान गुस्से से उसके पास आई और उस पर गुस्सा करने लगी कि उसकी वजह से मैनेजर लिन को जॉब से निकाल दिया गया है। शाओ ने कहा कि ये प्रेसिडेंट गू की अरेंजमेंट है, इसमें उसकी क्या गलती। उसकी बात पर चिनियान को गुस्सा आ गया और वो थप्पड़ मारने लगती है पर शाओ ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहती है कि उसने चिनियान को जॉब से नहीं निकाला, इस बात पर चिनियान को खुश होना चाहिए। चिनियान गुस्से से ये बोलकर चली गई कि इस बार वो लकी थी पर नेक्स्ट टाइम वो लकी नहीं होगी। अब हम मिसेस सू और सू वनवन को देखते हैं जो होटल में खाना खाने के लिए बैठी होती हैं। मिसेस सू ने वनवन को इशारा किया तो वो एक प्लेट में कॉकरोच रख देती है। तब तक मिस्टर सू भी हैंड वॉश करके वापस आ गए। मिसेस कू उनको सर्व करने लगी पर जानबूझकर वो कॉकरोच वाली प्लेट को चेक करती हैं और फिर चीखने लगी कि उस प्लेट में कॉकरोच है, वहाँ पर कॉकरोच कैसे आ सकता है। वेट्रेस भागती हुई उनके पास आई और मिसेस सू ने जल्दी से कहा कि वो अपने लॉबी मैनेजर को अभी वहाँ पर बुलाएं। वो वेट्रेस भागती हुई शाओ के पास गई और उसे बताती है कि उनके फूड में कॉकरोच था। ये सुनकर शाओ शॉक हो गई और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से बाहर गई और कस्टमर से अपोलोजाइज करने लगी पर जैसे ही उसने अपने फादर और स्टेप मदर को वहाँ पर देखा तो वो हैरान रह जाती है। मिसेस सू ने जब उसे देखा तो वो उस पर इल्जाम लगाने लगी कि ये सब उसने जानबूझकर किया होगा। शाओ कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी पर मिसेस सू कहती है कि वो वनवन से जेलस है इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। शाओ ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की पर मिस्टर सू भी मिसेस सू की बात पर ही यकीन करते हैं। वनवन अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि उसे यकीन है उसकी सिस्टर ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, उन्हें इस मैटर को छोड़ देना चाहिए। अगर इतनी ही बड़ी बात है तो वो उस प्लेट में से नहीं खाएंगे। मिस्टर सू कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है और शाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगे कि उसे अपने सिस्टर से सीखना चाहिए। क्या अभी भी वो गिल्टी नहीं है। शाओ को गुस्सा आ गया कि क्या मिस्टर सू को याद नहीं कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने शाओ को दिया ही क्या है, क्या उन्होंने कभी गिल्टी फील किया। मिस्टर सू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शाओ को थप्पड़ मार देते हैं। मिसेस सू भी उस पर इल्जाम लगा रही होती हैं कि वनवन बचपन से ही वीक है, अचानक से डरना उसके लिए ठीक नहीं। फिर भी शाओ ने ऐसा किया। शाओ बहुत ज्यादा हर्ट होती है और फिर मिस्टर सू से कहती है कि वो जो बोल रही हैं वो उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं, उन्होंने शाओ की बात भी नहीं सुनी। वनवन ने जल्दी से प्लेट उठाकर कहा कि उन्हें इस मैटर को परसू नहीं करना चाहिए, शाओ उनके लिए एक न्यू प्लेट लेकर आ जाए। शाओ प्लेट उसके हाथ से पकड़ने लगी तो वनवन ने जानबूझकर वो प्लेट गिरा दी। इस पर मिस्टर सू को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि शाओ वनवन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि वनवन उसके साथ इतनी काइंड है। शाओ ने एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, वन ने वो जानबूझकर किया है, पर मिस्टर सू ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहते हैं कि उस जैसी डॉटर उन्हें नहीं चाहिए। तब तक यंचो भी वहाँ पर आ गया और कहता है कि वो लोग ही शाओ की फैमिली बनना डिजर्व नहीं करते। शाओ के पास आकर यंचो ने उसे रिलैक्स रहने को कहा और असिस्टेंट मिंग ने सू फैमिली को बताया कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इसके अलावा होटल के कैमरास में भी रिकॉर्ड हो गया है कि वन ने कैसे खुद ही उस प्लेट में कॉकरोच ऐड किया और फिर खुद ही प्लेट गिराकर शाओ पर इल्जाम लगा दिया। अब दिंगशन ग्रुप की लीगल टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। ये सुनकर वन और मिसेस कू बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वन ने मिस्टर सू से कहा कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और मिस्टर सू भी शाओ से कहने लगे कि उसकी सिस्टर से गलती हो गई, उसे अपनी सिस्टर को माफ कर देना चाहिए। शाओ को बहुत गुस्सा आता है कि जब वो हर्ट हुई तो मिस्टर सू ने उसकी बात नहीं सुनी। यिंचो जल्दी से मिस्टर सू से कहता है कि जब उनकी एक डॉटर के साथ गलत हुआ तो वो फिर भी इस मैटर को परसू करना चाहते थे, पर जब वन का सच सामने आया तो वो बोल रहे हैं कि ये सब गलती से हो गया। मिस्टर सू को यिंचो पर गुस्सा आ गया कि आखिर वो है कौन जो उनके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। वन जल्दी से उनको बता देती है कि वो वही पर्सन है जो उसकी सिस्टर को शादी से भगाकर ले गया था। मिस्टर सू को ये सुनकर फिर से गुस्सा आ गया तो शाओ उनको बताती है कि यिंचो उसका हस्बैंड है। मिस्टर सू को गुस्सा आया कि शाओ उनकी फैमिली के लिए एक डिस्ग्रेस है, पर जब यिंचो ने उनको बताया कि वो दिंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो सब शॉक रह गए। वन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। शाओ कहती है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना वो पकड़े जाएंगे। असिस्टेंट मिंग कहता है कि वो सब सच में ब्लाइंड है, क्या उन्हें नहीं पता कि प्रेसिडेंट कू के पास एक रिंग है जो पावर और वेल्थ को सिंबलाइज करती है। इस पर वन कहती है कि हाँ उसे इस बारे में पता है, पर उसकी बात का क्या मतलब है, यिंचो ही प्रेसिडेंट कू है। उसे अभी भी ये सब मजाक लग रहा था तो यिंचो ने उसे अपनी रिंग निकाल कर दिखाई, जिस पर वन शॉक हो गई, पर फिर कहती है कि वो रिंग जरूर फेक होगी। शाओ को लगा कि अब तो वो एक्सपोज होने ही वाले हैं और 3 तक काउंट करते ही यिंचो के साथ भागने लगी, पर यिंचो ने उसे रोक लिया। तब तक वहाँ पर 3 और पर्सन आ जाते हैं। उनको देखते ही मिस्टर सू शॉक हो गए क्योंकि वो वैंग, लू और जंग फैमिली के मेंबर्स थे जो वेल्दीएस्ट फैमिली में से एक हैं। वन ने जब यिंचो की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मिस्टर वू जाकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई प्रेसिडेंट कू से इस तरह बात करने की। यिंचो ने शाओ के सामने बहाना बना दिया कि वो उसके फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जब बाकी सबको यकीन आ गया कि वही दिंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो यिंचो ने नील डाउन करके शाओ को प्रपोज किया और वो रिंग शाओ को पहना देता है। इसके बाद वो वन को बताता है कि अफ्रीका में उसकी एक कॉटन फैक्ट्री है। वन को आज के बाद वहाँ पर जॉब करनी होगी। वन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और मिसेस कू शाओ पर गुस्सा करने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, जबकि मिस्टर सू उनको रोकने लगे। वन ने मौका देखा तो वो नाइफ उठाकर शाओ पर अटैक करने लगती है, पर यिंचो ने अपने हाथ से नाइफ पकड़कर उसे रोक दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ पर कट लग जाता है। शाओ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई, पर यिंचो कहता है कि वो उसे हर्ट होने नहीं दे सकता। फिर उसने अनाउंस किया कि आज के बाद वो लोग हाईचंग में नहीं रह सकते और गार्ड्स उनको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। गार्ड्स ने सू फैमिली का सारा सामान पैक करके उन्हें घर से निकाल दिया और बताया कि वो घर शाओ की मदर से बिलोंग करता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। मिस्टर सू वन पर गुस्सा करते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वन ने शाओ पर इल्जाम लगाना चाहा, पर मिस्टर सू ने उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से से वहाँ से चले गए। मिसेस सू भी उनके पीछे जाने लगी तो वन मिसेस सू से हेल्प मांगती है और कहती है कि वो उनको छोड़कर ना जाए, और मिसेस सू ने कहा कि उसे अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और फिर वो भी उसे वहीं छोड़कर चली जाती हैं। जबकि वन शाओ से बदला लेने का सोचने लगी। दूसरी तरफ शाओ यिंचो के साथ हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर ने यिंचो के बैंडेज की और शाओ ने उसकी इंजरी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि वो करीब है, उसे अच्छे से ख्याल रखना होगा, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर ये बताकर वहाँ से चला गया और यिंचो शाओ को अपने लिए परेशान देखकर खुश हो रहा होता है। शाओ ने सूप का बॉल उठाते हुए कहा कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए अभी उसे कुछ खा लेना चाहिए, और फिर वो यिंचो को सूप पिलाने लगी। सूप पिलाने के बाद वो यिंचो को बताती है कि वो मेडिसिन लेने के लिए जा रही है और वहाँ से जाने लगी, पर यिंचो ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो शाओ को अपने पास बिठाते हुए कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और फिर वो शाओ को किस करने लगा, पर शाओ उसे रोक देती है और कहती है कि उसका हैंड अभी इंजर्ड है और वो काफी सीरियस है, इसलिए वो किस नहीं कर सकता। पर यिंचो कहता है कि उसका सिर्फ एक हैंड ही इंजर्ड है और फिर वो दोबारा से शाओ को किस करने लगा, पर शाओ ने फिर से रोक दिया और कहती है कि अभी उसने सूप पिया है इसलिए उसे ये सब नहीं करना चाहिए। यिंचो ने बताया कि उसका पेट भर गया है और फिर शाओ से कहता है कि क्यों ना इस बार वो इनिशिएटिव ले। ये बोलकर वो फिर से शाओ को किस करने लगा और इस बार शाओ ने उसे नहीं रोका। अगले सीन में डॉक्टर फिर से यिंचो की बैंडेज कर रहा होता है और कहता है कि कल तो वो बैंडेज बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से उसका वंड ओपन कैसे हो गया। डॉक्टर ने शाओ को सुपरवाइज करने का कहा और केयरफुल रहने को कहा क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। डॉक्टर ये बोलकर जाने लगा और साथ ही पता गया कि दोबारा कोई भी डेंजरस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ये बोलकर वहाँ से चला गया और यिंचो फिर से शाओ को अपने पास बिठाकर किस करने लगा, पर शाओ उसे रोक देती है और कहती है कि डॉक्टर अभी मना करके गया है। तो यिंचो ने कहा कि फिर वो बस उसे हग कर लेगा और वो शाओ को हग कर लेता है। अब असिस्टेंट मिंग हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के रूम में यिंचो के पास खड़ा था और शाओ वहाँ पर नहीं होती। असिस्टेंट विंग यिंचो से बोल रहा होता है कि शाओ को शायद अभी भी उसकी रियल आइडेंटिटी पर यकीन नहीं आया। यिंचो से बताता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानती है या फिर नहीं, पर वो इस तरह से शाओ के साथ खुश है और वो चाहता है कि शाओ हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहे। साथ ही असिस्टेंट विंग ने यिंचो को बताया कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके बारे में पता चला है कि वो ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और उसके राइट हैंड पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क भी है। तो यिंचो कहता है कि वो कंपटीशन में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर असिस्टेंट विंग ने उसे याद दिलाया कि लास्ट टाइम मैनेजर लिन ने जैंग के साथ मिलकर वो सब किया था। तो यिंचो ने अपने प्लान को फॉलो करने को कहा और असिस्टेंट विंग जैंग के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। असिस्टेंट विंग ने जैंग को यही बताया था कि वही टिंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जैंग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगा तो असिस्टेंट विंग ने बताया कि उसमें 500% रिटर्न होगा। इस बात पर जैंग थोड़ा सा हैरान हुआ और कंफर्म करने लगा। तो असिस्टेंट विंग कहता है कि उनकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। क्या वो अभी भी उन पर शक कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं। जैंग ने जल्दी से उसे रोक लिया और कहता है कि उसे टिंगशन ग्रुप पर पूरा यकीन है। फिर असिस्टेंट विंग ने उसे पूछा कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है तो जैंग ने बताया कि वो 3 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इस पर असिस्टेंट विंग कहता है कि इतने पैसे तो और भी कंपनीज कर रही हैं, उसमें और बाकी कंपनीज में क्या डिफरेंस रह गया। जैंग ने कहा कि फिर वो 5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, पर असिस्टेंट विंग ने फिर से रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि एटलीस्ट उसे 10 बिलियन इन्वेस्ट करने चाहिए। ये बात सुनकर जैंग कहता है कि फिर पहले उसे अपनी मदर से इस बारे में बात करनी होगी। असिस्टेंट विंग ने कहा कि वो सोचने के लिए टाइम ले सकता है और फिर वो जैंग के साथ ड्रिंक करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जैंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और वो वहीं पर सो गया। तो असिस्टेंट विंग उसके सर पर हिट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जैंग उठा और बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो शाओ से ख्यालों में बात करने लगा कि बहुत जल्द वो रिच हो जाएगा और उसे उसकी वैल्यू दिखाकर रहेगा। फिर वो शाओ के घर चला जाता है। शाओ ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने यांग को देखकर वो हैरान हुई और साथ ही डर जाती है। यांग उसे बताने लगा कि बहुत जल्द वो रिच होने वाला है। उसका पुअर ब्रदर शाओ को कुछ नहीं दे पाएगा। शाओ को चिल्ड्रन पसंद नहीं है, पर जब वो रिच हो जाएगा तो शाओ को उसके मिस्ट्रेस बनना पड़ेगा और फिर अगर वो ना भी चाहे तो यांग के चिल्ड्रन की मदर बनना होगा। यांग फिर से शाओ को फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है और शाओ उसे रोक रही होती है। आवाज सुनकर किंचो भी रूम से बाहर आ गया। वो जल्दी से यांग को धक्का देता है और शाओ की तरफ देखा तो शाओ उसे पूछती है कि वो बाहर क्यों आ गया। किंचो कहता है कि आवाज सुनकर वो बाहर आ गया और उसे नहीं पता था कि उसका ब्रदर आया हुआ है। उसने रेस्ट करने के लिए शाओ को अंदर भेज दिया और कहता है कि वो अपने ब्रदर से कुछ बात करना चाहता है। शाओ उसे केयरफुल रहने का बोलकर वहाँ से चली गई तो किंचो यांग को बुरी तरह से मारने लगा। जब यांग बेहोश हो गया तो वो असिस्टेंट विंग को कॉल करके कहता है कि वहाँ पर एक ट्रैश है, वो आकर ले जाएं क्योंकि ट्रैश को ट्रैश बॉक्स में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट डे जब यांग उठा तो वो एक ट्रैश बॉक्स में होता है। आसपास देखकर वो समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ है और उसके साथ कल रात क्या हुआ। उसके बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों है। तभी कुछ लोग आसपास इकट्ठे हो गए और उसके वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगे। यांग उन सब पर गुस्सा करता है तो वो सब वहाँ से भाग गए। तभी यांग को असिस्टेंट विंग कॉल करके पूछता है कि उसने इन्वेस्ट करने के बारे में क्या सोचा। अगर वो जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो और कंपनीज के साथ डील करेंगे। ये सुनकर यांग ने जल्दी से कहा कि वो अभी अपनी मदर से पैसे लेकर आता है। असिस्टेंट विंग ने कॉल बंद की तो यिंचो ने उसे कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने को कहा ताकि यांग और मिसेस गू से पूरी तरह बदला ले सके। यांग अपनी मदर के पास पहुंचा और जल्दी से अपने ऊपर स्प्रे करके मिसेस गू के पास जाकर बैठ जाता है। उसने मिसेस गू को बताया कि वो एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है जिस पर 500% रिटर्न मिलेगा। मिसेस गू कहती है कि ये जरूर स्कैम होगा, पर जब यांग ने बताया कि वो टिंगशन ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाला है तो मिसेस गू कहती है कि टिंगशन ग्रुप तो उनसे झूठ नहीं बोल सकता। यांग ने बताया कि वो बहुत टाइम से प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहा है और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसे चांस मिल ही गया, पर उन्हें 10 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे। मिसेस गू कहती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कंपनी के अकाउंट से इन्वेस्ट कर देंगे। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, बस यांग अपने फादर को ना बताए। यांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसकी मदर बहुत ही अमेजिंग और ग्रीडी है। इसके बाद वो असिस्टेंट विंग से मिलने के लिए जाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। मिसेस गू से मिलकर असिस्टेंट विंग जानबूझकर कहता है कि उसने मिसेस गू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और आज अपनी आंखों से देख भी लिया, जिस पर मिसेस गू और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। असिस्टेंट विंग ने कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रख दिया तो मिसेस गू कहती हैं कि उन्हें टिंगशन ग्रुप पर पूरा यकीन है, पर वो पूछना चाहती हैं कि उनका प्रॉफिट उन्हें कब मिलेगा। असिस्टेंट विंग ने यकीन दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 महीने बाद उनको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यांग इस बारे में सोचने लगा तो असिस्टेंट विंग कहता है कि एक बार उसे प्रॉफिट मिल गया तो उसका पुअर ब्रदर कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यांग ये सुनकर खुश हो जाता है और असिस्टेंट विंग को बताने लगा कि उसका फादर रोज उसमें और उसके पुअर ब्रदर में प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात करता रहता है। एक बार वो रिच हो गया तो अपने उस पुअर ब्रदर को अब्रॉड भिजवा देगा। ये सोचकर वो मिसेस गू को साइन करने का बोलता है और मिसेस गू ने जल्दी से साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए तो यिंचो एक रूम से बाहर आते
करते हुए कहता है कि फिश खुद उसके नेट में आना चाहती है तो वो कैसे रोक सकता है। अगले सीन में यांग और मिसेस गो ऑफिस की मीटिंग में जाते हैं। वो जाकर पूछने लगा कि अचानक से उन लोगों ने बोर्ड मीटिंग क्यों अरेंज की है। बोर्ड मेंबर्स उन दोनों से क्वेश्चन करने लगे कि उन्होंने कंपनी के फंड से 10 बिलियन क्यों लिए थे। यांग ने गुस्से से अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा तो वो बता देती है कि उसने उन लोगों को सब कुछ बता दिया है। इस पर यांग को बहुत गुस्सा आया और फिर वो कहता है कि जब उन्हें पता लग ही गया है तो वो उनसे नहीं छुपाएगा। उसने तिंगशंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस पर उसे 500% रिटर्न मिलेगा। जैसे ही उसे प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो उन सब का हिस्सा भी उनको दे देगा। इस बात पर किसी को यकीन नहीं आता और वो कहते हैं कि तिंगशंग ग्रुप के साथ वो कैसे कॉपरेट कर सकता है, वो इस बात को साबित करे। मिसेस कू ने यांग से कहा कि वो अभी प्रेसिडेंट कू को कॉल करे। यांग ने असिस्टेंट मिंग के नंबर पर कॉल की पर वो नंबर बंद होता है जिसकी वजह से मिसेस को परेशान होने लगी। सब लोग कहते हैं कि जरूर वो कोई स्कैम होगा इसीलिए वो नंबर नहीं उठा रहे। फिर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और गुस्से से कहता है कि उसे तो वो आज जान से मार देगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता असिस्टेंट मिंग शिंचो के साथ वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर यांग गुस्से से पूछता है कि क्या वो मिले हुए हैं। शिंचो ने सबके सामने अनाउंस किया कि अगर वो लोग उसे वहाँ का प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और वो उन सबके पैसे भी वापस कर देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग इस बारे में सोचने लगे और बोर्ड मेंबर्स को ये ऑफर अच्छी लगती है। यांग को शिंचो की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहता है कि इसका मतलब ये ट्रैप है जो यिंचो ने उसके लिए सेट किया था। यिंचो ने बताया कि इस सब के लिए उन्हें यांग को कंपनी से निकालना होगा और यिंचो को सब कुछ हैंड ओवर करना होगा। बोर्ड मेंबर सोचने लगे कि अगर दिंगशंग ग्रुप उनको एक्वायर कर ले तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शैंग ने कहा कि अगर वो यिंचो की बात पर यकीन करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, जिस पर असिस्टेंट मिंग ने कहा कि लगता है उसे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आई। यिंचो ही दिंगशंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यिंचो ने उनसे कहा कि अगर वो क्रेजी और पुअर होने की एक्टिंग ना करता और अब्रॉड ना जाता तो क्या वो लोग उसे छोड़ देते। शैंग को इस बात पर यकीन नहीं आया और वो यिंचो पर गुस्सा करने लगा, पर मिसेस कू उसे रोक देती है और नील डाउन करके यिंचो से कहती है कि वो अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर कोई फैमिली है। मिसेस कू के ऐसे बैक करने पर यिंचो कहता है कि ठीक है वो उनसे ऐसे रिवेंज नहीं लेगा पर उन्हें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये सुनकर बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस है, वो पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को बिल्कुल अलग रखना चाहता है। इसके बाद यिंचो ने असिस्टेंट मिंग से कहा कि बाकी सब वो हैंडल कर ली क्योंकि शाओ आने ही वाली होगी और इसे शाओ के पास जाना है। ये सब बोलकर वो जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि शाओ सामने खड़ी है और उसने सब कुछ सुन लिया था। वो एक्सप्लेन करने लगा पर शाओ उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। यिंचो भी उसके पीछे भाग जाता है। शाओ जैसे ही घर पहुंची तो यिंचो भी उसके पीछे ही आ गया। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर शाओ गुस्से से कहती है कि वो यिंचो को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही थी। उसने कंपटीशन भी जीता ताकि उसके लिए एक बड़ा घर ले सके, पर अब उसे लग रहा है कि उस जैसे बुद्धा के लिए शाओ का छोटा सा घर काफी नहीं है। यिंचो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पर शाओ रहेगी वही उसका घर होगा। शाओ इस बात पर नाराज थी कि यिंचो ने उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया और वो एक्सप्लेन करने लगा कि इविल लोगों से डील करने के लिए उसने सब कुछ प्लान किया था। अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो सब कुछ खराब हो जाता और वो नहीं चाहता था कि शाओ की सिंपल और प्राइवेट लाइफ पर इन सब चीजों का अफेक्ट हो। शाओ ने उसे पूछा कि उसके अलावा और किसको उसके आइडेंटिटी के बारे में पता है और जब यिंचो ने असिस्टेंट मिंग का नेम लिया तो वो गुस्से से उसकी टांग पर पाँव मारकर चली जाती है और कहती है कि फिर वो उसे ही अपनी वाइफ बना ले। अगले सीन में शाओ होटल में काम कर रही होती है, तभी दो लड़कियां वहाँ पर आई और पूछती हैं कि उनमें से शाओ कौन है। शाओ ने उनकी तरफ देखा तो वो बताती हैं कि उसके लिए उसके हस्बैंड ने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। उन्होंने शाओ को गिफ्ट्स दिखाए तो पास खड़ी एम्प्लॉयज कहती हैं कि शाओ के हस्बैंड ने उसके लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे हैं, वो जरूर उसे बहुत प्यार करता होगा। शाओ ने कहा कि उसे वो सब नहीं चाहिए, वो जाकर वापस कर दे, पर सामने खड़ी लड़की ने उसे बताया कि वो भी जॉब करती हैं, अगर शाओ एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर शाओ ने साइन किए और वो गिफ्ट ले लेती है, पर बाद में उसने वो गिफ्ट जाकर ट्रैश के बॉक्स के पास रख दिए और वहाँ से चली गई। असिस्टेंट मिंग ने आकर चेक किया और कहता है कि शाओ ऐसा कैसे कर सकती है, यिंचो ने इतने प्यार से सेलेक्ट किए थे, उस जैसा वर्कर तो पूरे साल में भी ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकता। अगर शाओ को नहीं चाहिए तो क्यों ना वो रख ले। वो उठाने ही लगा था कि तभी वहाँ पर शाओ आ गई, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। शाओ ने तंज करते हुए कहा कि वो प्रेसिडेंट कू से काफी टाइम बाद मिल रही है। ये सुनकर असिस्टेंट मिंग जल्दी से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो तो एक छोटा सा वर्कर है, शाओ उसे जॉब से ना निकाले। शाओ कहती है कि वो उसे जॉब से कैसे निकाल सकती है, वो तो एक आउटसाइडर है। असिस्टेंट मिंग ने कहा कि ऐसी बात नहीं है और पूछने लगा कि उसे किस बात पर गुस्सा है, तो शाओ उसे बताती है कि यिंचो ने उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वो उसकी वाइफ है और वो चाहती है कि उनके बीच कोई सीक्रेट्स ना हो और वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके। असिस्टेंट मिंग ने उसे बताया कि यिंचो की लाइफ बहुत हार्ड रही है, उसकी स्टेप मदर और ब्रदर नहीं चाहते थे कि उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले, इसीलिए यिंचो को इतना टाइम प्रिटेंड करना पड़ा और इतने सालों में वो जिससे भी मिला है उनमें से शाओ फर्स्ट है जिसके साथ वो इतना जेंटल है। तभी वहाँ पर यिंचो आ गया जो शाओ को फ्लावर्स देते हुए अपोलोजाइज करता है और उसने शाओ को बताया कि वो उसे प्यार करता है, तो शाओ ने उसे माफ कर दिया और यिंचो उसे हग कर लेता है। तो असिस्टेंट मिंग ने पूछा
कि क्या वो अभी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। तो यिंचो जल्दी से कहता है जाहिर है वो अपने वाइफ के ईटिंग कंपटीशन में जरूर जाएगा। अब हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। शाओ कंपटीशन के लिए स्टेज पर जाकर बैठी और जजेस पर उसे शक होता है। वो मिस्टर लू को देखकर कहती है कि क्या वो भी जज करेंगे। जिनियन कहती है कि वो बिल्कुल पागल है जो मिस्टर लू को नहीं पहचान पाई। वो वर्ल्ड के टॉप जजेस में से एक हैं। पर शाओ को इस बात पर यकीन नहीं आता। फिर वो दूसरे जज को देखती है और उसके बारे में भी बात की तो साथ बैठी हुई सुपरवाइजर शन ने उसे आंसर किया, जिसे देखकर वो शॉक होते हुए पूछती है कि आखिर शन युआन वहाँ पर क्या कर रही है। शन युआन को नहीं लगता था कि वो जीत पाएगी, क्योंकि अगर उसमें एबिलिटी होती तो लास्ट टाइम जब यांग ने वहाँ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की थी तो वो जरूर उनसे कम्पीट करती। पर थोड़ी देर में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो शाओ चुप हो गई। यिंचो को शन युआन पर शक हुआ और वो असिस्टेंट मिंग से इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। शन युआन ने थोड़ी ही देर में सारे राइस खत्म कर लिए और कंपटीशन जीत गई। तो शाओ को उस पर शक होता है। उसने शन युआन का बॉक्स चेक किया तो वो कहती है कि उसने चीटिंग की है। उसके अंदर एक हिडन बॉक्स था। शन युआन कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो जीत गई है, यही बात जरूरी है। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट मिंग ने भी इन्वेस्टिगेट कर लिया और यिंचो अनाउंस करता है कि उसने चीटिंग की है, इसलिए उसे कंपटीशन से निकाला जा रहा है। पुलिस आ गई और वो शन युआन को वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद शाओ कंपटीशन जीत जाती है। साथ बैठे हुए जांगकन ने शाओ को ग्रीट किया और वहाँ से चला गया, जिसके बाद यिंचो शाओ को प्राइज देने के लिए जाता है और उसने फिर से शाओ से अपोलोजाइज किया तो वो कहती है कि ये उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तभी यिंचो को एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसका पता लग गया है। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। शाओ भी उसके साथ ही होती है और वो जैसे ही उस प्लेस पर पहुँचे तो वहाँ पर वन आ गई, जिसने उन दोनों को ही किडनैप कर लिया। अब वो दोनों चेयर्स पर बंधे होते हैं और उनके आसपास आग जल रही होती है। शाओ वन से क्वेश्चन करती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वन उन पर हंसते हुए कहती है कि वो बहुत ही अच्छा पेयर लग रहे हैं, पर अब वो अंडरवर्ल्ड में ही कपल बन पाएंगे। और शाओ के क्वेश्चन करने पर वो गुस्सा करते हुए बताती है कि वो शाओ से नफरत करती है। फिर वो यिंचो से कहती है कि वो बिल्कुल ही पागल है, उसके सेवियर उसके साथी पर वो पहचान नहीं पाया। लेकिन ये अच्छी बात है, इस तरह वन को उनको किडनैप करने का मौका मिल गया। वन ने ये बोलकर वहाँ पर और आग लगा दी और वहाँ से चली गई। यिंचो बेहोश होने लगा और शाओ कहती है कि वो बेहोश नहीं हो सकता। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जब एक बार पहले भी उसने फायर में एक पर्सन को बचाया था। उसे याद आता है कि वो शिंचो ही था और जब उन दोनों को रेस्क्यू किया गया तो हॉस्पिटल में बताया गया कि शाओ की मेमोरी चली गई है और उसको उस इवेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यिंचो को भी सब याद आ जाता है। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट मिंग गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गया और उसने उन दोनों को बचा लिया, जिसके बाद यिंचो ने शाओ को हग कर लिया और वो वन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वन ने थोड़ी दूर जाकर किसी को कॉल की, पर तब तक असिस्टेंट मिंग गार्ड्स के साथ आकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बैक करने लगी और शाओ ने उसकी हेल्प नहीं की और यिंचो के गार्ड्स उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ यांग मिस्टर गू से बैक कर रहा होता है और उनसे हेल्प मांग रहा था, पर मिस्टर गू ने उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया। तो यांग गुस्से से कहता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, वही प्रॉपर्टी डिवाइड करना चाहते थे। अगर वो ऐसा ना करते तो यांग कभी भी ये स्टेप ना लेता। और फिर वो नाइफ उठाकर मिस्टर गू की नेक पर रख लेता है। तभी मिसेस गू भी वहाँ पर आ गयी। जब मिस्टर गू ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो वो बता देते हैं कि उन्हें की का एक्सेस और कंपनी की सेल चाहिए। मिस्टर गू ने उनको बताया कि वो सब उनके सेफ में पड़ी हैं। उधर शाओ ने वन का मोबाइल उठाकर देखा और उसे पता चल गया कि उसने यांग को कॉल कर दी थी और यांग ने सब सुन लिया होगा। ये देखकर यिंचो कहता है कि वो जरूर उसके फादर के पास जाएंगे और वो मिस्टर गू को बचाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस गू ने मिस्टर गू से सेफ का पासवर्ड पूछा और वो कहता है कि उसे ठीक तरह से याद नहीं। उसने मिसेस गू को अपनी बर्थडे ट्राई करने को कहा, पर वो रॉन्ग पासवर्ड था। तो मिस्टर गू ने कहा कि फिर वो मिस्टर गू की बर्थडे ट्राई करें। मिसेस गू ने फिर से पासवर्ड लगाया, पर ये पासवर्ड भी रॉन्ग था। यांग को गुस्सा आ जाता है कि वो जानबूझकर देर करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। पर थोड़ी ही देर में यिंचो मिस्टर गू को बचाने के लिए आ जाता है। उसको देखकर यांग धमकी देने लगा कि अगर वो पास आया तो वो मिस्टर गू को जान से मार देगा। यिंचो के गार्ड्स ने मिसेस गू को पकड़ लिया और यिंचो कहता है कि अगर यांग मिसेस गू को बचाना चाहता है तो वो मिस्टर गू को छोड़ दे। पर यांग कहता है कि उनको क्या लगता है वो इस ओल्ड लेडी के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा। मिसेस गू ये सुनकर बहुत हर्ट होती हैं। यांग ने कहा कि वो एक बार उनके साथ चली जाए, वो जैसे ही सब कुछ हासिल कर लेगा तो उनको बचाने के लिए आ जाएगा। यिंचो ने मौका देखकर यांग को धक्का दिया और मिस्टर गू को बचा लिया, पर यांग गुस्से में उस पर अटैक करने लगा और शाओ उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से नाइफ उसे लग गई। यिंचो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। असिस्टेंट मिंग ने यिंचो को बताया कि मिसेस गू और यांग को उम्र कैद की सजा हो गई है। यिंचो कहता है कि उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। वो कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को भेजकर जेल में ही उनको बीट करवाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि शाओ बिल्कुल ठीक है, तो यिंचो रिलैक्स हो गया। अब वो शाओ के साथ उसके रूम में था और डॉक्टर अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले गए। तो यिंचो ने शाओ से प्रॉमिस किया कि इस लाइफ में सिर्फ वही उसकी वाइफ बन सकती है और शाओ कहती है कि वो भी सिर्फ यिंचो से ही प्यार करेगी और साथ ही उसने यिंचो के चीक पर किस कर दी। यिंचो ने उसे रेस्ट करने को कहा तो शाओ कहती है कि वो उसके साथ ही रहे। इसके बाद 6 मंथ गुजर जाते हैं। शाओ अब प्रेग्नेंट थी और यिंचो उसे
सूप पिला रहा होता है। उसने वेडिंग की बात की तो शाओ कहती है कि उसे कुछ और वेट करना होगा। तो यिनचो ने बोला कि फिर वो वेडिंग फोटोज ले लें और शाओ इसके लिए मान जाती है। शाओ अच्छे से रेडी हुई और फिर वो दोनों वेडिंग फोटोज लेते हैं। यिनचो अब ऑफिस में था और उसको एक लड़की ने उनकी वेडिंग फोटोज दिखाते हुए बताया कि वो उसके घर भिजवा देगी। तो यिनचो ने कहा कि कुछ अच्छी सी फोटोज वो उसे प्राइवेटली सेंड कर दे और असिस्टेंट विंग से पूछा कि जो उसने कहा था क्या सब रेडी हो गया, और असिस्टेंट विंग कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे। अब वो मीटिंग में होता है और शाओ भी वहीं पर थी। थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर उन दोनों की वेडिंग फोटोज चलने लगी और सबको पता लग गया कि वो दोनों मैरिड हैं। यिनचो ने शाओ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि जब सबको पता लग ही गया है तो वो बता देगा कि वो शाओ का हस्बैंड है। सब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, पर यिनचो ने कहा कि वो गलत समझ रहे हैं क्योंकि उसने सब कुछ शाओ के नेम पर कर दिया है और अब से शाओ वहाँ के प्रेसिडेंट है और वो उसका हस्बैंड। ये सुनकर सब लोग उनके लिए क्लैप करने लगे और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।